क्योंकि बहुत सारे महोत्सव हो जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर अंदर उस महोत्सव के आर्टिस्ट उसमें भरा जाए। या ये भी सुनने में आता है कि इनको दिया जाता है इसका ठेका, ये लोग ही आर्टिस्ट को लाते हैं। ये नहीं हो, हमें भी मौका चाहिए उस लिए। संगीत, चाहे आप नृत्य सिखा रहे हैं, संगीत गायन सिखा रहे हैं, वादन सिखा रहे हैं, जो भी, क्योंकि इससे तो हम और बहुत अपने लाइफ में अनुशासित हो जाते हैं। उन सब चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं और दूसरे कल्चर एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। और बाहर वाले फॉरेनर लोग, वो लोग शास्त्रीय नृत्य सीख रहे हैं, गायन सीख रहे हैं और वो अपना रहे हैं। तो अपने कल्चर को जानिए और शास्त्रीय संगीत को तो जरूर सीखिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक अरुण और इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज़ और साथ ही साथ देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया पेज और छपरा पोस्ट उनमें से एक है। दोस्तों आज हम लोग बातें करेंगे कला, संस्कृति, आर्ट फॉर्म, नाटक, नृत्य, इन सब विधाओं के ऊपर बातें करेंगे कि हमारे शहर में क्या स्थिति है और हमारे शहर में जो नई प्रतिभाएं हैं जो उभर के सामने आ रही हैं और हमारे शहर के साथ साथ हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन कर रही हैं, उन सब विषयों पे बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे ही शहर की एक होनहार युवा साथी जिसका नाम है कुमारी अनीशा, जो कि कह सकते हैं ज़िला स्तर के साथ साथ राज्य स्तर के साथ साथ अन्य कई स्तरीय प्रोग्राम्स में ये पार्टिसिपेट करती हैं। ये राष्ट्रीय सेवा योजना से भी जुड़ी हुई छात्रा रही हैं, साथ ही शिक्षा जगत में बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रही हैं। कथक की बहुत अच्छी जानकार हैं, अपनी प्रस्तुति भी देती रहती हैं और जो एक पारंपरिक नृत्य शैली है उसे भी ये जीवित रखे हुए हैं। तो अनीशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भैया, मुझे इनवाइट करने के लिए। अनीशा, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। मेरा नाम कुमारी अनीशा है और मैं यहीं से, छपरा से ही हूँ और मैं सोशल सर्विस और कल्चरल दो फील्ड में वर्क करती हूँ। आप जैसे आपने बताया, मैं एनएसएस से जुड़ी, सोशल वर्क को जानी, तो मैं स्पेशली शिक्षा पे वर्क करती हूँ। बच्चों को यहाँ पे 44 नंबर ढाला है, वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे लगभग 7 सालों से निःशुल्क पढ़ाई होती है। साथ ही मैं कथक की ट्रेनिंग लेती हूँ। पहले मैं ट्रेनिंग लेती थी राजेश मिश्रा जी से, छपरा में ही। अभी वर्तमान में मैं बख्शी विकास गुरु जी से कथक की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने बिहार की संस्कृति, लोक संस्कृति को भी, हमारी एक टीम चलती है, मैं चलाती हूँ, साथ ही कल्चरल टीम है, उसके जरिए मैं अपने बिहार की भी संस्कृति को प्रेजेंट करती हूँ। अभी आप अपनी जर्नी में हैं, कह सकते हैं आप सांस्कृतिक यात्रा में हैं और बहुत कुछ नया नया सीख भी रही हैं। हाल फिलहाल में आपके बारे में अखबारों में भी छप रहा है, तो अच्छा लगता है ये देख के कि हमारे शहर के जो भी युवा साथी हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एक अगर हम लोग आपकी शुरुआत की बात करें तो कैसे लगा कि हमें इस फील्ड में जाना है, नृत्य के फील्ड में? मैं एक्चुअली जब मैं स्कूल टाइम से ही परफॉर्मेंस देती थी, स्कूल में जो हमारे होते हैं अलग एनुअल फंक्शन या इंडिपेंडेंस डे सब में। बट जब मैं कॉलेज में आई, एनएसएस ज्वाइन की, तो बीच में मेरा ब्रेक हो गया क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में मैं 5th में एडमिशन हो गया। तो उस समय हम लोग समय गवर्नमेंट स्कूल में प्रोग्राम नहीं होते थे, तो ब्रेक हो गया। फिर जब मैं जगदम कॉलेज में गई, एनएसएस ज्वाइन की, तो उसमें कल्चरल फिर से स्टार्ट हो गई, तो मैं करती थी अपने सीनियर के साथ। फिर मैंने सोचा कि मुझे पार्टिकुलरली एक डांस फॉर्म को सीखना है, तो बहुत सारे फॉर्म हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा डांस फॉर्म सीखना है जिससे मैं सिर्फ नृत्य ही ना सीखूं, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिले, अपनी परंपराओं को जानने को मिले। फिर से मैं ऐसा संस्कृति को आगे बढ़ाऊं अपने जरिए। तो मैंने कथक को, शास्त्रीय नृत्य को चुना, कथक को चुना, सीखना स्टार्ट कर दी। तो ये, और मुझे लगता है कि मैंने सारे डांस फॉर्म अच्छे हैं और अगर कोई शास्त्रीय कर रहा है तो मुझे लगता है वो सारे फॉर्म कर सकते हैं। आपने शास्त्रीय नृत्य को चुना। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में जब भी कोई बच्चा या लड़का लड़की अपने परिवार में ऐसा कहता है अपने गार्जियन से कि हाँ मुझे डांस सीखना है, मुझे गाना गाना है, तो ये आपके भी परिवार में हुआ होगा। तो क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई? बिल्कुल, ये है कि अगर आप कुछ पढ़ाई से अलग खासकर संगीत के लिए को चुनते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि अरे
ये बस हाँ थोड़े दिन के लिए सीख के करे सही हो, लेकिन जहाँ अब उन्हें लगता है कि नहीं ये एक अपने लाइफ का अगर हिस्सा अगर बना रहे हैं बच्चे, तो पेरेंट्स थोड़ा चिंतित हो जाते हैं कि नहीं इसमें टाइम जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, इसे नहीं बस थोड़ा दिन की रहने दो। तो ये चुनौतियाँ मुझे भी सामना करना पड़ रहा है और आज भी है, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि संगीत जो एरिया है वो टाइम टेकन है थोड़ा, अगर इसमें आपको सक्सेसफुल होना है, अगर दिखाना है पेरेंट्स को, तो थोड़ा समय लेगा, आप तुरंत नहीं दिखा सकते क्योंकि साधना की चीजें बहुत साधना पड़ता है। तो ये है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी के 1-2 साल में जो समय मैं देख रही हूँ कि इसमें भी बहुत कैरियर के भी ऑप्शन दिख रहे हैं, अपने गवर्नमेंट के जरिए मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन हाँ संगीत थोड़ा तो ये है कि मुश्किल है। आप जिस परिदृश्य से आती हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जो अंग्रेजी विद्यालय के जो बच्चे होते हैं वो बड़ी आसानी से चीज़ों को समझा पाते हैं अपने पेरेंट्स को, लेकिन आपका जो परिदृश्य है वो ज़्यादा चैलेंजेस से भरा हुआ है। एक आपका जो परिवार है उसमें नृत्य को सामने लाना, आर्ट फॉर्म को सामने लाना, ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, हम वो समझ सकते हैं। और ये भी चीज़ है कि परिवार इस बात की चिंता करता है कि बच्चा जो है वो भविष्य के लिए अपनी सिक्योरिटी ढूंढ ले जॉब के चक्कर में। अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने, तो आप कैसे अपने परिवार वालों को या फिर दूसरे परिवार वालों को कैसे बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में भी करियर है? ये बिल्कुल आपने सही बोला, खासकर जब हम मिडिल क्लास अगर आते हैं तो और दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें जल्दी से सेटल होना है, क्योंकि हमें अपनी फैमिली की मदद करनी है फिनेंशियली, ये हो जाता है। और ये बहुत चैलेंजिंग आया, क्योंकि अब जब मैंने ये चुना तो उन लोगों का मतलब पहले तो उन्हें लगा कि मैं सीख रही हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ, लेकिन मैंने मतलब इसको मतलब एक सेकंड ऑप्शन रख लिया है अपने लाइफ में कि मैं पढ़ूंगी भी और साथ साथ एक और ऑप्शन रखूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको सीखा नहीं, मैंने इससे पढ़ाई भी स्टार्ट किया। अभी मैं प्रभाकर कर चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा अब तो वैसे तो पूरे अवेयर कर रहे हैं, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट अवेयर कर रहा है कि स्किल डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाना है, आपको पढ़ाई के जरिए एक और ऑप्शन रखना है लाइफ में। तो ये, लेकिन हाँ चैलेंजिंग है, वो थोड़ा साथ नहीं देते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऑप्शन है। अभी तो हमारे बिहार सरकार जॉब दे रहा है डांस टीचर में, हम डांस एकेडमी खोल सकते हैं अपना, इसमें चाहे बहुत अच्छा ऑप्शन है, खुद का ये मतलब चलेगा। तो फिर अलग अलग बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे जॉब डांस टीचर में दे रहे हैं, जो हम आराम से सेटल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सीखना चाहिए। और साथ ही साथ शास्त्रीय नृत्य में ये हो जाता है कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं अपने लाइफ में, बहुत अनुशासित हो जाते हैं। हमें रोज रियाज करना ही है 2 घंटे, तो हम जब इसमें अनुशासित होने लगते हैं तो और काम में भी होने लगते हैं। फिर हम ये इस शास्त्रीय नृत्य के जरिए ये हम जान जाते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा क्या है, जो अब कहीं देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी हमको लगता है कोई फील्ड में नहीं देखने को मिलेगा। जहाँ तक कि स्कूल में भी उतना नहीं, जितना शास्त्रीय नृत्य में हम जो एक गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं, गुरु शिष्य क्या है, तो बड़ों का रिस्पेक्ट करना, ये भी। तो मुझे लगता है कि संगीत को चुनना चाहिए। अभी पहले का हो सकता है ज्यादा ऑप्शन नहीं था, बट अभी बहुत ऑप्शन है इसमें। अभी हमारे शहर में क्या स्थिति है, कैसे देख रहे हैं आप ऐसे कल्चरल एक्टिविटी के लिए? आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है हमारे शहर में, तो ये सब क्या स्थिति है? अपने छपरा शहर में तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रगल अभी तो, मतलब मैंने शुरू से भी किया और अभी तो मैं कर रही हूँ, अभी तो मेरा स्टार्टिंग ही है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मुझे लगता है कि शास्त्रीय नृत्य को लेकर चाहे औरों भी, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए, कार्यक्रम करवाने चाहिए जिला प्रशासन को, कि ताकि हमारी प्रतिभा को हम जगह मिले। ये हमारा घर है, अगर हमें यहाँ स्टेज नहीं मिलेगा तो हम अपनी प्रतिभा को कैसे दिखाएंगे? बहुत लोगों में बहुत टैलेंट है, लेकिन एक मंच उन्हें चाहिए दिखाने के लिए। और एक ये भी है कि समय समय पर कुछ छोटे छोटे प्रतियोगिताएं होंगे तो हम और भी सीखेंगे, चाहे अलग से, जैसे कि अदर स्टेट में अदर जगह होते हैं कि बाहर से अच्छे अच्छे फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाए जाते हैं, 1-2 दिन का वर्कशॉप कराया जाता है ताकि और भी हमारा ज्ञान एक्सप्लोर हो सके। तो ये सब चीज कराना चाहिए। हमें लगता है कि सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी एक नहीं हो सिर्फ, और वो भी स्कूली लोग ज्यादा वो जगह लेते हैं। जो स्थानीय कलाकार हैं, जो स्कूल से अब आगे हैं, उनको भी एक मंच मिले समय समय पर। आप जरूरी नहीं, जैसे कि हमारे पटना में कला संस्कृति और हर क्या कहते हैं जयंती पे सब प्रोग्राम होते हैं, तो हमारे
हमारे यहाँ भी होना चाहिए, ताकि हम और हमारा क्या कहते हैं हुनर एक्सप्लोर हो सके, दिखा सके लोगों को। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे समाज में, जो हम लोग बिहार जैसे राज्य से हैं और छोटा सा शहर है छपरा, कि कला संस्कृति को परिवार से बिल्कुल अलग कर रखा गया है? जब भी कोई बात आती है कि बच्चा इस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसको सीधे दूसरी नज़र से देखा जाता है। ये कहा जाता है कि भाई आपका जो ध्यान है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। तो एक हमारे यहाँ का सिस्टम है और एक आप बंगाल का सिस्टम देखिए। वहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हर स्टूडेंट को कोई ना कोई कला से जोड़ा जाता है जी। तो ये कितना ज़रूरी हो जाता है बच्चों को कला से जोड़ना, इस पे क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल आपने सही बोला। मैं खुद जब बाहर परफॉर्मेंस देने जाती हूँ तो मैं खुद वहाँ के पेरेंट्स से मतलब बात भी करती, वो मतलब चाहते हैं कि बच्चे हमारे संगीत सीखे, चाहे वो सिंगिंग सीख रहे हैं या डांस सीख रहे हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट ही प्ले करें, लेकिन वो सीखे। और हमारे यहाँ क्या है कि नहीं, मतलब मैंने खुद इस चीज़ों का सामना किया। अगर मैं अब जैसे मेरी फैमिली में मैं आपको बता दूं कि कोई संगीत से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ मैं ही मतलब लगता है कि पहले हूँ कि जो संगीत से जुड़ी हूँ। तो वो लोग पहले खासकर मुझे लगता है कि डांस को तो लोग और ही मतलब अपने यहाँ बहुत नीचे स्तर से देखते हैं। क्या वो डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं क्या कर रही हो, तो क्या ये नाचना, ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रही हो नाचना, पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट होगा। अगर हम जैसे कि मैं बोली कि मेरी टीम चलती है तो उन बच्चियों को भी लाना बहुत मुश्किल होता है हम लोग को। उनके पेरेंट्स अब कि ये प्रोग्राम ये करना, तो कहते क्या ये क्या करके करेगी, टाइम वेस्ट होगा, इसका क्या मिलेगा। सबसे ज्यादा तो आजकल ये भी लोगों के हमारे यहाँ सोच है कि ये करेंगी तो इसके बदले क्या मिलेगा, इनको पैसा मिलने वाला है, ये सर्टिफिकेट कुछ काम देगा। और बड़े शहरों में ऐसा नहीं है, उन्हें है कि हमें बच्चों को अपने संगीत से जोड़ना ही है। वो जैसे दिखते हैं कि वो लायक हो गए, 4-5 साल के हो गए, हम उनको डांस से या जिसमें इंटरेस्ट है जोड़ेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि पढ़ाई के अलावा ये सब चीज भी हो सके। और सबसे बड़ी बात है वो चाहते हैं हमारे बच्चों का जो हुनर है वो लेके आगे बढ़े, क्योंकि मुझे लगता है कि हम ज्यादा अच्छा जो हम जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उसमें हम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और किसी भी आर्ट फॉर्म में जब बच्चा जुड़ता है तो सही मायने में उसकी मानसिकता बदल जाती है, उसका रहन सहन बदल जाता है, उसके सोचने की एक तौर तरीका बदल जाता है। तो ये सब हमारे शहर में भी होना चाहिए। शहर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग की सुविधा है, किस लेवल तक की, उसके बाद फिर आगे क्या होता है, बच्चे कहाँ जाते हैं, इस पर क्या बोलना चाहेंगी? क्योंकि मैंने भी अपनी प्रारंभिक कथक की शिक्षा यहीं से ली है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छे अच्छे गुरु हैं बहुत सारे, जो आपको प्रारंभिक बिगिनिंग तो आराम से मतलब अच्छे से ट्रेनिंग ले सकते हैं। बट अगर अब जब एडवांस लेवल पहुंचते हैं तो आप मुझे बाहर जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अगर इस एरिया को चाहते हैं कि अगर शौक से नहीं अच्छे से सीखना है तो बाहर तो एक्सप्लोर निकलना पड़ेगा। लेकिन मुझे आने वाले दिनों में उम्मीद है कि अपने यहाँ भी ऐसी सुविधा रहेगी कि हम एडवांस लेवल का भी ट्रेनिंग यहाँ अपने यहाँ ले सकेंगे। आप जब एडवांस लेवल के ट्रेनिंग के लिए आपने सोचा तो आपने कैसे चुना आरा को? क्या क्या स्थितियां बनी जब आपको आरा जाना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे कथक आज आप इतने सालों से जो भी परफॉर्मेंस देख रहे हैं मेरे, यहीं से मैंने सीखा। लेकिन क्योंकि मैंने डांस को सिर्फ ऐसे नहीं कि मतलब हॉबी के लिए कि मुझे बस सीखना है, मैं इसको चाहती हूँ कि मैं एक परफॉर्मर बनूं प्योर कथक की। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे बाहर जाना चाहिए, थोड़ा मुझे एडवांस लेवल का सीखना है। तो बहुत सारे यहाँ अच्छे अच्छे गुरु हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन मैंने बख्शी विकास गुरु जी को चुना जो आरा में रहते हैं। बहुत मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि छपरा से आरा डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, बहुत एक चैलेंजिंग है। पेरेंट्स को लगा भी, मम्मी को लगा कि कैसे इतना दूर जाएगी, लेकिन मैंने बोला कि अगर हमें कुछ अच्छा सीखना है तो कितनी भी मुश्किल है हम जाएंगे वहाँ सीखने। तो जैसे कि डायरेक्ट बस भी जाती है, ट्रेन भी जाती है, लेकिन क्योंकि हम मिडिल क्लास से आते हैं तो हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारी अब ये हॉबी है तो हम अपने पेरेंट्स पर बोझ बना दे उसको, कि अब क्योंकि वो तो ना चाहते हुए पेरेंट्स तो करते ही हैं हमें। लेकिन अब हम उस लेवल पे समझदार हो गए कि हम समझ रहे हैं कि हमें कितना उन पे बोझ देना है। तो फिर मैंने सोचा कि कैसे जाना है। तो मैं आपको भैया बता दूं, मैं मतलब मॉर्निंग का 6:30 में ट्रेन पकड़ती हूँ
और मेरा उधर से रिटर्निंग यहाँ 8 बजे, मतलब मैं 8:30 में अपने घर जाती हूँ। मतलब 2 घंटे के सीखने के लिए मैं सुबह से रात तक ट्रैवलिंग करती हूँ। पूरा एक दिन चला। हाँ, 3 ट्रेन से आना और 3 ट्रेन से जाना। ये जज्बा ही है और जुनून है कुछ नया सीखने का, कुछ एडवांस में सीखने का, ताकि अपने आप को और निखारा जा सके। इसलिए अनीशा जैसी प्रतिभाएं जो हैं हमारे शहर में प्रारंभिक शिक्षा लेके आगे उन्हें बाहर जाना पड़ता है। ये भी एक सोचने वाली बात है छपरा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रतिभाएं प्रारंभिक स्तर पे ही रह जाती हैं और आगे वो नहीं जा पाती हैं। लेकिन अनीशा जैसी जो भी लड़कियां हैं या फिर यूथ हैं, वो आगे निकल के अपने रास्ते खुद तलाश रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अनीशा, राष्ट्रीय सेवा योजना की बात करें, एक ऐसा विंग होता है यूनिवर्सिटी में जो कि जिससे जुड़ के स्टूडेंट्स सेवा की भावनाओं को सीखते हैं कि हमारे सोसाइटी में हम लोग कैसे दूसरों की सेवा कर सके, अपने सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ा सके। तो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ना कैसे हुआ? ये भी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। मैं पहले तो मैं ये सब नहीं जानती थी। कॉलेज गई तो मुझे त्रिपाठी सर हैं, आप जानते होंगे, तो उन लोग का वो उस टाइम वो लोग इलेक्शन का चल रहा था टाइम, तो मुझे वहाँ के जो सीनियर थे वो कॉल आया कि आज एक रैली में जाना है, इलेक्शन का है। तो मुझे नहीं पता था कि रैली वैली कैसे होता है, क्या नहीं जानती थी। मैं बोली कि ठीक है, कहाँ आना है, तो मैं गई। तो पूरे वही हम लोग जैसे पूरे शहर में रैली निकाले लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब नया कुछ हो रहा है। तो फिर उसके बाद 1-2 और प्रोग्राम हुआ, उसमें गई, तो मुझे लगा कि नहीं मतलब अच्छा लगने लगा। मुझे लगा कि इसमें भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग करना चाहिए। तो मैं मतलब कंटिन्यू मतलब मेंबर नहीं एनएसएस का ज्वाइन नहीं की थी, करने लगी, प्रोग्राम करने लगी। तो फिर हमारे एनएसएस में नेशनल कैंप जानता है, तो एडवेंचर कैंप जाना था। तो पता चला कि जगदम कॉलेज से मेरा सिलेक्शन हो गया। अब मैं मतलब एडमिशन भी नहीं लेती, सिलेक्शन क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्शन होता है और मेरा परफॉर्मेंस उन लोग को बहुत बेहतर लगा था। तो फिर उस दौरान मतलब मेरा एनएसएस में ज्वाइनिंग हुआ और मैं गई और वहीं से एनएसएस जर्नी स्टार्ट हो गया। इसमें आपको एनएसएस का पुरस्कार भी मिला है राष्ट्रपति के हाथों। जी। वो सब क्या था, वो भी बताएं। तो वो हो गया। फिर मैं एनएसएस को मतलब काम करने, मुझे अवार्ड का भी नहीं पता था, तो मैं करने लगी पूरा जो भी कुछ होता था एनएसएस में सब कुछ करने लगी। और अवार्ड के पहले ही जो मेरे पढ़ाने वाला है मैटर है, वो मैंने अवार्ड के पहले ही स्टार्ट किया था। तो फिर हमारे कॉलेज में आया कि गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको एडॉप्टेड विलेज में हर तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम को करने हैं। तो हमारे कॉलेज के एडॉप्टेड विलेज में सीनियर लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैं वहाँ पढ़ाने जाती थी, हमारे घर से दूर है। तो फिर मैं जहाँ रहती थी मैंने देखा, वहाँ का माहौल देखा, तो मैंने सोचा कि जो मैं वहाँ पढ़ाने जाती हूँ, यहीं के बच्चों की जरूरत है, मैं यहीं पढ़ा लेती हूँ। तो फिर मैंने घर पे मम्मी से बात की, मेरी फ्रेंड ममता जो आज तक हर चीज़ों में साथ दी है, उससे मैंने बात की कि हम लोग ये चीज़ शुरू किया जाए। तो फिर मैंने वो चीज़ शुरू कर दिया और ब्लेसिंग्स है कि आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आज तक करते हैं। तो फिर सब सारे एक्टिविटी इंक्लूडिंग वो भी पढ़ाने वाला जगह, क्योंकि वो अलग से मतलब चलने लगा, तो वो परफॉर्मेंस सबको बहुत अच्छा लगा। और तब मुझे पता चला, कोऑर्डिनेटर ने हमें बताया कि आप इस बार एनएसएस अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए सिलेक्टेड हो रही हैं। तो फिर वो प्रोजेक्ट तैयार हुआ और स्टेट नेशनल सिलेक्शन। क्या बात है, बहुत खूब। एक छपरा जैसे छोटे से शहर से निकल के अनीशा का नाम गया राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हमारे जितने भी युवा साथी जो इस वक्त देख और सुन रहे हैं, सबके लिए एक इंस्पिरेशन है अनीशा जैसी लड़कियां हमारे समाज की। और अभी जो आप बच्चों का जो पढ़ाने का जो काम आप लोग का चल रहा है, ये निःशुल्क है पूरी तरह से, और अभी कितने बच्चे हैं, क्या है वहाँ का माहौल, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारा जो पढ़ाने वाला जगह है वो बिल्कुल मतलब जैसे कि पहले तो मैं एनएसएस में थी, तो एनएसएस के जरिए मैंने उसको स्टार्ट किया, बट अभी मैं कॉलेज में नहीं हूँ और एनएसएस सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो आप उसको नहीं, भले उससे मैंने सीखा, ये चीज़ है। तो अभी आपको मैं बता दूँ, बिना एनजीओ का है, वहाँ बस लोग यही जानते हैं कि 2 लड़कियाँ पढ़ाती हैं, ममता अनीशा, उसकी वही पहचान है। ना कभी हमने बैनर लगाया ना कुछ। हाँ, भले जो लोग आते हैं बच्चों के लिए कुछ कुछ करने, वो अपना लगाते हैं बैनर। और मतलब मैं बता दूं कि मतलब
मतलब मैं बहुत मतलब अच्छा समझती हूँ कि ऐसा है। मैंने भी कभी भी आज तक नहीं सोचा कि उसको एनजीओ बनाऊं, और मेरी फैमिली ऐसी है कि वो लोग भी इसको मतलब वो लोग बोलते हैं कि तुम सोशल सर्विस कर रही हो ना, यही है ना, वो ऐसे ही चलेगा। और अभी अब वो वहाँ पे 50+ बच्चे हैं, प्ले स्कूल से लेके 9th तक के बच्चे हैं। मतलब हम किसी को मना नहीं करते। जो बच्चे अगर बैठकर आना भी सीख रहे हैं वो भी आते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों स्कूल के बच्चे आते हैं। 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी स्कूल में एडमिशन भी नहीं है। हर तरीके के बच्चे, हर परिवेश के बच्चे आते हैं, हर जाति के बच्चे आते हैं, हर स्कूल के बच्चे आते हैं, हर क्लास के आते हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि आप बच्चों को शिक्षा दे रही हैं निःशुल्क। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि उसका मेन पॉइंट ये जैसे कि आजकल मतलब हमें था कि क्योंकि उसने लड़कियों ने ही स्टार्ट किया, और ये आज भी अगर मेरे साथ 2 हमारी टीचर हैं वो भी लड़कियां ही हैं, और वहाँ पे संख्या भी लड़कियों की ही ज्यादा है। तो पूरा ऐसे लड़कियों की शक्ति वहाँ ज्यादा है। हाँ। महिलाओं की शक्ति वहाँ ज्यादा बिल्कुल होना भी चाहिए। और कहा भी गया है कि जब एक महिला सशक्त होती है तो वो पूरे समाज को सशक्त करती है। ये बहुत सही बात है और आज ज़रूरत भी है हम सबको अनीशा जैसी लड़कियों की हमारे आसपास, जो कि हमारे जितने भी आसपास जो भी कुरीतियां हैं उनको दूर करने में यही लोग सहायक होते हैं और यही लोग आगे मशाल लेके चलते हैं। हम लोग बस पीछे पीछे इनकी हौसला अफजाई में लगे रहते हैं और यही हम लोग करते भी रहेंगे। एक और चीज़ है, जो आप जिस विधा से जुड़ी हैं, कथक से या फिर कला संस्कृति से जो भी जुड़ी हुई हैं, इसमें आप कोई मैसेज पहुंचाना चाहती हो सरकार के पास या फिर किसी अथॉरिटी के पास, वो भी यहाँ पे आप कह सकती हैं। अब मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी, जैसे कि हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे महोत्सव होते हैं, कराते हैं सरकार, तो वो सब सभी लोगों के लिए हो रहे हैं, हमारे लिए भी हो रहे हैं। तो आप जब वो महोत्सव करा रहे हैं तो ऐसे जैसे कि ऐसा आप कुछ पर्टिकुलरली कहीं वो फॉर्म निकालिए पेपर में या सोशल मीडिया को यूज करिए, डालिए कि हाँ इसका ये क्राइटेरिया है, ये चीज़ है, आप फुलफिल करिए कि सबको मौका मिल सके। क्योंकि बहुत सारे महोत्सव हो जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि हमें भी मौका चाहिए। अगर आप क्राइटेरिया रखेंगे, रिक्वायरमेंट रखेंगे, हाँ उसको अगर हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो वो हट रहे हैं तो अलग चीज़ है। लेकिन आप ये क्या है कि इतने महोत्सव हो जा रहे हैं और पता चल रहा है कि आप जब तक आपको पता चलेगा किसी के थ्रू तो पता चलेगा उसका डेट खत्म हो गया है, चाहे बहुत पहले इसका आवेदन दिलाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ ऐसा करिए, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर कहीं भी निकालिए, पोस्टर यूज करिए, चाहे हर डिस्ट्रिक्ट में डालिए कि देखिए ये महोत्सव हो रहा है, आपके यहाँ के बच्चे आएंगे कि नहीं, कि हमें पता चले। ये नहीं हो कि अंदर अंदर उस महोत्सव के आर्टिस्ट उसमें भरा जाए, या ये भी सुनने में आता है कि इनको दिया जाता है इसका ठेका, ये लोग ही आर्टिस्ट को लाते हैं। ये नहीं हो, हमें भी मौका चाहिए उस महोत्सव का। हम अदर प्राइवेट प्रोग्राम कर रहे हैं ज़्यादातर दूसरे स्टेट में जाके, तो सिर्फ जिला प्रशासन का, तो हमें जो बिहार के जितने महोत्सव, राजगीर महोत्सव, श्रावणी महोत्सव, बहुत सारे हो रहे, सरस मेला, ये वो सब में हमें मौका मिले। बिल्कुल सही है कि जो एलिजिबल है उन्हें मौका तो मिलना ही चाहिए। आपने बताया कि कुछ चीज़ों का पता नहीं चल पाता है। आप युवा महोत्सव में भी जा चुकी हैं जी, तो वहाँ का क्या अनुभव होता है? स्टार्टिंग लेवल से जो जिला स्तरीय जो चुनाव होता है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, वैसे तो मैं युवा महोत्सव एनएसएस के थ्रू भी, जैसे कि आपको जब प्रेसिडेंट अवार्ड मिलता है तो एज ए गेस्ट बुलाया जाता है, तो मैं उसमें एनएसएस वॉलेंटियर फिर एज ए गेस्ट 2 बार गई हूँ। लेकिन रहा ये कला संस्कृति के थ्रू, तो हाँ मेरा 3 बार चयन जिला स्तरीय हुआ है, कथक से हुआ है। ये पता चलता है कि जिला स्तरीय का ऑडिशन कब होने वाला है? नहीं, ये समझिए कि ये तो बहुत मतलब, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत साथ देते हैं कि वो बता देते हैं कि आपका निकलने वाला है। अगर आपकी जान पहचान नहीं होती तो आपको पता चलता? इस बार का ही मैं आपको भैया बताना चाहूंगी, जब इस पिछले युवा महोत्सव था तो ये लोग रखे थे कि फॉर्म मिलेगा ऑनलाइन कोई वेबसाइट पे, तो पहले बोले कि फॉर्म मिलेगा एसडीओ ऑफिस, वहां हम गए, वो बोले कि नहीं अब यहाँ नहीं मिलेगा, अब दूसरे ऑफिस से मिलेगा, सामने जाए, जिला मुख्य शाखा कुछ ऐसा था, कुछ वहां नहीं, पहले इसके पहले एक और बताए, तो फिर हम वहां गए तो वो लोग को पता ही नहीं है कि मतलब फॉर्म आया है, कैसे निकालना है। तो नहीं, जब आप ये निकाल रहे हैं तो उन जो भी स्टाफ है उनको इंस्ट्रक्ट करिए एकदम स्ट्रिक्टली कि ये चीजें, उनको जानकारी ही नहीं रहता है कि ये फॉर्म है, उन्हें पता ही नहीं था।
फिर हमने और अब परेशान हो गए कि कैसे हम फॉर्म निकाले, तो कैसे कैसे हम खुद पता किए जो फॉर्म उनको देना चाहिए वो हम खुद वेबसाइट में से निकाले फॉर्म। तो ये चीज़ है। तो नहीं, आप प्रॉपर एक मतलब अच्छे तरीके से कुछ दिन पहले ही उसका ऐड कराइए कि सभी लोगों को मौका मिले। हम लोग अपने लोगों को बताते हैं कि यहाँ भी होने वाला, आइए पार्टिसिपेट कर लीजिए। कितने युवा साथी आए होंगे जिला स्तरीय वाले में, आपको कुछ अंदाजा है? कथक में देखा जाए तो 3 ही थे। फिर से ज्यादा सिंगिंग में होते हैं, सिंगिंग में ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, डांस में भी ग्रुप में भी कम होते हैं, क्लासिकल में भी कम होते हैं, सिंगिंग में ज्यादा लोग रहते हैं। और फिर वो जो बनाया जाता है मिट्टी का, उसमें तो शायद 1 ही 2 भैया लोग आते हैं जो बनाते हैं। तो मतलब कम लोग रहते हैं। और मुझे लगता है कम लोग होने का एक ही रीजन है कि वो ठीक से एडिंग कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जान नहीं पाते हैं लोग नहीं जान पाते। जी। नहीं तो प्रतिभाएं बहुत सारी छुपी हुई हैं और ये हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। मैं बस अनीशा के मुंह से ये सब चीज़ें जानना चाहता था, क्योंकि ऐसी चीज़ें, युवा महोत्सव जो होता है सरकार वाला जो होता है वो बहुत मायने रखता है एक आर्टिस्ट के लिए। अगर आप आर्ट से हैं तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि युवा महोत्सव ही वो पहली सीढ़ी होती है जब आपको राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाने में बहुत मदद मिलती है, और उसका सर्टिफिकेट का भी बहुत वैल्यू होता है। और वो आपके अंदर वो जज्बा भरता है कि भाई आप जब जिला से चयन होके आप जब राज्य स्तर पे पहुंचते हैं, राज्य स्तर पे चयन होके जब आप राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचते हैं, तो आपको लगता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर जानकारी फैलाना, लोगों तक जागरूकता लाना, ये बहुत ज़रूरी है। अनीशा, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, अब आपसे बस आखिरी कुछ मुद्दे हैं जिन पे हम लोग चाहेंगे बात करना। आगे भविष्य में छपरा में किस तरह की चीज़ें आप देखना चाहती हैं इस सेक्टर में, कला संस्कृति में? मैं तो पहले ये चाहती हूँ कि कुछ और कार्यक्रम हो जो सभी लोगों को मौका मिले उसमें। दूसरा एक मतलब इंस्टीट्यूट भी एक मतलब ऐसा खुले, अच्छे इंस्टीट्यूट है, लेकिन एक ऐसा कि खुले जो जहाँ पे हर वर्ग के बच्चे आके सीख सके। मतलब जो अगर थोड़ा फिनेंशियल वीक भी है तो वो भी बच्चे आके सीखे। और दूसरा, बाहर से हमारे यहाँ वर्कशॉप हो, बाहर से हर डांस के, सिंगिंग के एक्सपर्ट बुलाया जाए, ताकि हमें और, क्योंकि सब लोग बाहर नहीं जा सकते। अब हम भी दिल्ली नहीं जा सकते, कलकत्ता नहीं जा सकते, बनारस नहीं जा सकते। तो सरकार ऐसा करे सुविधा कि वो लोग आए, उन्हें बुलाएं वो लोग, और 1-2 दिन का वर्कशॉप हो ताकि हमारा नॉलेज और एक्सप्लोर हो सके। तो ये सब चीज होना चाहिए। और एक बात आप पेरेंट्स के लिए भी बोल दीजिए कि बच्चों के जीवन में आर्ट एंड कल्चर का क्या महत्व है, क्यों उन्हें सिखाना चाहिए? मैं बिल्कुल सारे पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी, क्योंकि हम जब संगीत से जुड़ते हैं तो हमारा कहने का मतलब हम और स्थिर हो जाते हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं। क्योंकि आप तो खुद आजकल न्यूज़ में दिखा रहा है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज संगीत से हो रहा है। तो संगीत होना चाहिए। दूसरी बात कि आपके बच्चे में जो टैलेंट है, चाहे उस संगीत से जुड़ा हो, चाहे पेंटिंग हो, उन सबको आप आगे बढ़ाए, क्योंकि सारे सेक्टर में आजकल कैरियर है। अब तो सरकारी नौकरी भी है। जी, आजकल तो बीपीएससी आप देख रहे हैं, सब हो रहा है। और उसमें आपको बता दूं पेंटिंग भी है, ललित कला का भी ऑप्शन है, फिजिकल टीचर का भी ऑप्शन है। तो आज उनके हुनर को जरूर बढ़ाइए। और पढ़ाई के अलावा एक स्किल उनका जो भी जिसमें भी उनको इंटरेस्ट है वो आप जरूर एक्सप्लोर करें। और मैं तो बेसिकली रिक्वेस्ट करना है, शास्त्रीय संगीत, चाहे आप नृत्य सिखा रहे हैं, संगीत गायन सिखा रहे हैं, वादन सिखा रहे हैं, जो भी, क्योंकि इससे तो हम और बहुत अपने लाइफ में अनुशासित हो जाते हैं। हमें क्योंकि पढ़ाई में भी, जैसे मैं सीख रही हूँ तो मैं सिर्फ डांस में ही अनुशासित नहीं हूँ, अपने पढ़ाई में भी मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, ये करने हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बार मेरा बीपीएससी का भी डांस टीचर से ही एग्जाम है। तो मैं अपने कैरियर को भी सेटल कर रही हूँ। और मैं जरूर चाहूंगी कि कुछ महीने बाद मैं आके आपके, क्योंकि लोग नृत्य को, ये सब चीज़ों को नहीं इतना बढ़ा रहे, तो मैं जरूर चाहूंगी कि अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा, मेरा हो गया, तो मैं जरूर आके खुद बताऊं आपके स्टूडियो में, फिर मैं आके बताऊंगी, ताकि और पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नृत्य सिखाने में भेजें। और बिल्कुल कला संस्कृति, गीत, संगीत, नृत्य, इन सब चीज़ों को लेके कभी भी नाक भौं मत सिकोड़िए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
हम सब एक युवा साथियों की एक टीम है छपरा में जो कि कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अनीशा उनमें से एक है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, एक वर्ड जोड़ना चाहूंगी। अब सारे पेरेंट्स आजकल न्यूज देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। आप खुद देखिएगा शास्त्रीय नृत्य, अगर हमारे यहाँ कोई बाहर के कोई भी आते हैं, प्रेसिडेंट, सीएम जो भी, तो आप देखिएगा पीएम सर उनके सामने शास्त्रीय नृत्य ही प्रेजेंट करवाते हैं। चाहे पीएम सर भी अगर बाहर फॉरेन किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उनके सामने वो लोग भी शास्त्रीय नृत्य प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे हम उन सब चीजों को छोड़ते जा रहे हैं और दूसरे कल्चर एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, और बाहर वाले फॉरेनर लोग वो लोग शास्त्रीय नृत्य सीख रहे हैं, गायन सीख रहे हैं और वो अपना रहे हैं। तो अपने कल्चर को जानिए और शास्त्रीय संगीत को तो जरूर सीखिए। बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं कि बच्चा अगर थोड़ा बहुत गाना गाता है या फिर डांस करता है तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा स्टेज मत दीजिए। बेस होता है क्लासिकल सीखना, शास्त्रीय को जानना समझना। जब आधार मजबूत होगा तो बिल्डिंग अपने आप बड़ी बन जाएगी। तो सबसे पहले उन्हें सिखाना है, उन्हें उस विधा में पारंगत करना है, तब जाके उनकी प्रस्तुति होनी है, प्रतियोगिता होनी है, तब वो जाके अपने आप को एक सही जगह पाएंगे। आज के एपिसोड में हम लोगों ने इतनी सारी बातें की। उम्मीद है आपको अनीशा से बातचीत बहुत पसंद आई होगी। जाते जाते अब आपसे यही कहेंगे कि कला संस्कृति और जो भी विधाएं हैं कला से जुड़ी हुई उसमें अपने बच्चों को भेजिए। अनीशा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपने की। थैंक यू सो मच भैया। आप रेडियो में आपकी पूरी मतलब टीम हमेशा हम लोग को हर जगह सपोर्ट करती है, चाहे वो हमारे सोशल सर्विस का हो, चाहे कल्चर का हो। आप मुझे तो लगता है कि जितना गवर्नमेंट नहीं कर रहा है आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल कभी नहीं होता था, आप उसको कराए। हम लोग अपने कल्चर को और भी फॉरेनर लोगों के सामने, बाहरी लोगों के सामने एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं। हर समय मिनट में तरह तरह के प्रोग्राम करवाते हैं। तो आप लोग, आपका खुद बहुत मयूर कला केंद्र का मुझे लगता है कि सारण में क्या कहते हैं योगदान है कल्चर के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद आपका भी, और धन्यवाद आपका भी श्रोताओं और दर्शकों जो भी हमें देख और सुन रहे हैं। इस यात्रा को आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कला संस्कृति से ही हमारा समाज बैलेंस्ड होके चल सकता है। इसी संदेश के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी अगले एपिसोड में किसी अन्य अतिथि के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि अभिषेक अरुण को दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए रेडियो मयूर और देखते रहिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को, जिसमें से छपरा पोस्ट उनमें से एक है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।